प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं 3 पार्ट डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन फर्स्ट, डिफरेंशिएशन सेकेंड एंड डिफरेंशिएशन थर्ड। इसमें हम लोग रूल देख लिए डिफरेंशिएशन करने का और उसका एप्लीकेशन, छोटा छोटा एप्लीकेशन करते हुए चले गए। अब प्योरली हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं, तो लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का 3 एप्लीकेशन है। पहला, टू फाइंड रेट, रेट फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड स्लोप, स्लोप फाइंड करने के लिए करते हैं। और थर्ड में टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो 3 एप्लीकेशन है, रेट फाइंड करने के लिए, स्लोप फाइंड करने के लिए और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसी कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, तो आप डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टू फाइंड रेट। टू फाइंड रेट, जैसे मान लो वेलोसिटी, कोई वॉल्यूम दे दिया या एरिया दे दिया, कहता है एरिया का इंक्रीजिंग का रेट बताओ। वॉल्यूम दे दिया, कहता है कि वॉल्यूम का इंक्रीजिंग का रेट बताओ। तो अगर किसी फंक्शन का हमें रेट निकालना है तो उस फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं टू फाइंड द रेट, डिफरेंशिएट द फंक्शन, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो उस फंक्शन का रेट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम में देखें, समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस r है और इसका रेडियस इंक्रीज करते जा रहा है, उसका इंक्रीजिंग का रेट आपको दिया हुआ है dr/dt। तो कहता है कि बताओ वॉल्यूम का इंक्रीजिंग का रेट क्या होगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ रेडियस ऑफ स्फीयर, if radius of sphere increasing at the rate dr/dt, then find rate of increase in volume, rate of increase in volume। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग समझ लें यहाँ से। तो ये बताओ कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3। और वॉल्यूम का चेंजिंग का रेट निकालना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें dv/dt करना पड़ेगा। तो यहाँ से dv/dt कर लेते हैं, dv/dt कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये बताओ, 4/3 पाई, कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट को आप छोड़ेंगे और वेरिएबल यहाँ पर कौन सा है, रेडियस है ना। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो सबसे पहले पावर का स्टार्ट करेंगे। बताओ कितना हो गया, n(x n-1), पावर का हो गया n(x n-1) हो गया 3r3-1 इंटू r का करना होगा t के रिस्पेक्ट में, क्या लिखेंगे, dr/dt। यहाँ से कैंसिल करा दो। तो बताओ यहाँ से इंक्रीजिंग का रेट तो मिल गया, कितना हो गया बताओ। तो इंक्रीजिंग का रेट यहाँ से देखें तो dv/dt हमारा कितना हो जाएगा,
यहाँ से देखो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, यही ना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक और हम लोग रेट निकाल करके देख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मान लो यहाँ एक रेक्टेंगल है, इसका वेट दिया है 2 मीटर और लेंथ दे देते हैं 2 इंटू टी। टाइम के साथ लेंथ इंक्रीज कर रहा है। प्रॉब्लम में कहता है बताओ इंक्रीज रेट, इसका एरिया का इंक्रीजिंग का रेट बताओ 2 सेकेंड पर। चलो एल इजकल टू ऐसे भी लिख देते हैं 2t स्क्वायर लिख लो। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कितने सेकेंड पर? 2 सेकेंड पर। चलिए सॉल्यूशन समझ लेते हैं। बताओ एरिया क्या लिखेंगे? रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एल इंटू बी। तो एरिया यहाँ पर हो गया, एल यहाँ से रख दो 2t और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो बताओ ए का वैल्यू कितना हो गया? अच्छा 2t स्क्वायर है ना, तो 2t स्क्वायर लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर। लेकिन एरिया का इंक्रीजिंग का रेट निकालना है, मतलब आपको करना पड़ेगा क्या? dA बाई डी टी। तो चलो फाइंड करते हैं हम लोग dA बाई डी टी। तो dA बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का फॉर्म है, तो आप कांस्टेंट को छोड़ देंगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। वेरिएबल का करो टी स्क्वायर का करो, कितना हो जाएगा 2t2 माइनस 1। और ये बताओ टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? तो वह तो हो जाएगा 1। कैसे हो जाता है? डी टी बाई डी टी कैंसिल होकर के 1 हो गया। तो यहाँ पर dA बाई डी टी जो मिला वह कितना मिला? 8 इंटू टी। क्लियर ना? लेकिन तुम्हें इंक्रीजिंग का रेट पूछ रहा है, एरिया का इंक्रीजिंग का रेट पूछ रहा है, कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। तो लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड dA बाई डी टी हमारा कितना हो जाएगा ये बता दो। तो 8 इंटू 2 हो गया। तो यहाँ से देख लेते हैं dA बाई डी टी जो हो गया वो हो गया 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आ गई बात समझ में? तो अगर किसी फंक्शन का रेट निकालना होगा तो उस फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे हम लोग? डिफरेंशिएट कर देंगे, निकल जाएगा उस फंक्शन का रेट। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें। इसमें तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर किसी फंक्शन का रेट निकालना होगा तो फिर से सुन लो, वह फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है? डिफरेंशिएट कर देना है। उस फंक्शन का क्या निकल जाएगा? रेट निकल जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का, टू फाइंड स्लोप। टू फाइंड स्लोप। अब स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो पहली बात तो याद रख लो कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही होता है स्लोप। तो इसे आप पॉइंट करके लिख लो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ
डिफरेंशिएशन इज स्लोप। कभी भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो समझ लो कि वह स्लोप को इंडिकेट करता है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल में आपको पढ़ने के लिए समझा दें। अगर dy/dx लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि y और x के बीच में ग्राफ दिया जाए। जैसे मान लो यहाँ पर y है और इधर x होगा, और इसमें कोई ग्राफ दिया है, तो इसका अगर स्लोप लिखना होगा तो हम लिखेंगे dy/dx। क्या पढ़ेंगे? स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। इसको पढ़ना है स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है और इधर टाइम है, और यहाँ हमें कोई कर्व दिया हुआ है। इसका स्लोप लिखना है। क्या लिखेंगे? ds/dt। ये पढ़ेंगे क्या? स्लोप ऑफ st ग्राफ। तुम्हें याद होगा कि ds/dt यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम हम समझाए थे। v क्या लिखते हैं? ds/dt। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, क्या मिलेगा? वेलोसिटी। इसको आप पढ़ेंगे कैसे? बताओ, पढ़ के बताओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? स्लोप। क्या देगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ st ग्राफ। स्लोप ऑफ st ग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें। इधर v और ये t दे दे और कोई ऐसे कर्व दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कैसे लिखते हो बताओ तो? dv/dt। क्या पढ़ेंगे इसको बताओ? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो ये पढ़ा क्या जाएगा? स्लोप ऑफ vt ग्राफ। स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है? आई बात समझ में? कभी भी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कोई फार्मूला आ जाए, समझ लेना प्रॉब्लम वाला स्लोप निकालने के लिए कह रहा है। या कोई भी आप डिवीज़न का फॉर्म में कोई फार्मूला देखो, समझ लो कि स्लोप निकालना है। जैसे आप लोग को थोड़ा बहुत याद होगा तो आप जानते हो रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो V/I होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज बाई करंट। इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ होगा तो उसका स्लोप क्या देगा? रेजिस्टेंस। तो अगर कोई डिवीज़न के फॉर्म में भी कोई फार्मूला है, इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को। या डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कोई फार्मूला है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को। ठीक है, पढ़ने आ गया आपको? चलिए एक और पढ़ करके बताओ हमें। चलो एक और हम लोग देखते हैं। जैसे एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल शायद 5 होगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? dv/dt। ठीक है, और अगर वेलोसिटी कहोगे तो क्या लिखेंगे? ds/dt लिखेंगे ना। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा? वेलोसिटी। हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं इसको। तो यहाँ से अगर dt लिखे तो क्या लिखेंगे? ds/v लिखेंगे। यह dt का वैल्यू इसमें रख दो। तो फ्रॉम 1 और 2 से अगर हम लोग देखें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? dv/dt। और dt का वैल्यू यहाँ से रख दो तो a इज इक्वल टू हो जाएगा dv, और dt का वैल्यू बताओ तो कितना हो जाएगा? ds/v। तो यहाँ से ds/v। अब चलो इसको कैसे पढ़ेंगे ये बताओ। तो ये हो गया, ए क्या हो गया? एक्सेलरेशन। ए क्या हो गया? एक्सेलरेशन। और इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे
v हो गया तो वेलोसिटी हो तो समझ में आ रहा है, ये तो हो गया वेलोसिटी। और ये क्या हुआ, dv/ds क्या पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इसको पढ़ेंगे स्लोप ऑफ vs ग्राफ। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ vs ग्राफ करेंगे। मान लो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, हम निकालेंगे कैसे, वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ vs ग्राफ। क्लियर है? तो अब समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, स्लोप। क्लियर है? चलिए अब स्लोप कैसे हम निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए समझते हैं, स्लोप के बारे में समझ लेते हैं। कोई भी, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कोई भी फार्मूला डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है तो प्रॉब्लम वाला जैसे ही फार्मूला में आ जाए डिफरेंशिएशन, समझ लो यहाँ पर ग्राफ में स्लोप निकालना है। या फिर कोई भी फार्मूला डिवीज़न के फॉर्म में आ जाए तब पर भी आप समझ लो कि स्लोप निकालना है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन में देख लेते हैं स्लोप। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन देखते हैं। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे होगा, इक्वेशन कैसे होगा, वह इंटीग्रेशन के बाद आपको बताएंगे। ग्राफ, उसमें ग्राफ में कैसे फिजिक्स में, ग्राफ को कैसे फिजिक्स में एप्लीकेशन करेंगे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, जनरली ये दोनों यूज होगा। तो हम इस पर आगे ग्राफ वाला लेक्चर में इसको पूरा क्लियर करेंगे, है ना। अभी हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं स्लोप पर। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है इस तरह से, इस स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप निकालना है। तो समझो, अगर ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है तो ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसका tan लेंगे तो इस लाइन का क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। तो अगर यहाँ स्लोप लिखना होगा हमें तो हम लिख देंगे क्या, tan थीटा। अच्छा, कौन सा ग्राफ है यहाँ पर, y और x है ना, तो y और x है तो स्लोप को आप क्या लिख सकते हो, dy/dx। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अच्छा, स्लोप को हम लोग m के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं, m के द्वारा भी स्लोप को इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से एक दो एग्जाम्पल देख लो। पहले एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लीजिए ये y और ये x ग्राफ है और हम एक इस तरह से लाइन ड्रॉ किए हैं, ये एंगल 30 बना रहा है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप पहले लिखोगे कैसे, y और x के बीच में ग्राफ है, स्लोप कैसे लिखेंगे बताओ, तो ये dy/dx लिखेंगे ना, और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, यह स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसका tan लेंगे, तो ये tan 30 डिग्री हो जाएगा। और tan 30 का वैल्यू आपको आता है 1/√3। तो m हो गया, m = हो गया dy/dx और ये मिल गया 1/√3। क्लियर है? चलिए स्ट्रेट लाइन का और भी आगे हम लोग स्लोप समझते हैं, निकालते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल y और x है, y और x है और यहाँ पर हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और ये एंगल दिया है 45 डिग्री।
हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो यह लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसका क्या लेंगे? tan। तो ये बताओ, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर ये जो लाइन है वो टोटल ये एंगल कितना बनाता है? 180 डिग्री। तो अगर ये हो जाएगा 45, टोटल एंगल है 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 45 डिग्री। 180 माइनस 45 का मतलब कितना हो जाएगा? 135 डिग्री, है ना। इसका स्लोप निकालना है हमें। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे लिखेंगे ये बताओ? स्लोप तो लिखेंगे dy बाई dx करेंगे, y और x के बीच में ग्राफ है, स्लोप कैसे लिखेंगे? dy बाई dx। बताओ क्या लिखोगे? tan हो गया, एंगल कौन लेंगे? 45 या 135। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वही तो लेते हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है वह तो है 135। अब यह tan 135 कैसे लिखोगे? इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे? tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और तुम्हें याद है क्या tan 180 माइनस थीटा का फार्मूला कितना हो जाता है? माइनस tan थीटा। नहीं जानते तो याद रख लो। अब यहाँ से बताओ क्या लिख दें इसको? तो इसको लिख देंगे माइनस tan 45 डिग्री, और ये वैल्यू कितना मिल गया? -1। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बात समझ में? चलो, तो इसको हम लोग देखो, जब भी ऑब्ट्यूज बनेगा एंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 90 एंगल। तो अगर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनेगा तो स्लोप हमेशा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ऐसे सिचुएशन में आप दूसरे तरीके से भी काम कर सकते हो, वो तरीका हम लोग जनरली यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? तो देखो, ये बिगर वाला एंगल नहीं लेंगे। जैसे ही ऑब्ट्यूज बनेगा ना तो समझ लेंगे कि स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। जब स्लोप नेगेटिव आना ही है तो ये स्मॉलर वाला एंगल लेना है और माइनस लगा देना है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे स्लोप लिख सकते थे। स्लोप इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे? माइनस tan 45 डायरेक्टली। और tan 45 का वैल्यू तो आता है आपको कितना? 1, तो -1 डायरेक्टली एक ही लाइन में आ जाता है। तो अब से हम लोग क्या करेंगे कि जब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग नहीं लेंगे, एक्यूट एंगल ले करके सीधा नेगेटिव साइन लगा देंगे और हमें उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे बढ़े, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो बहुत आसान है, और स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसका क्या लेंगे? tan ले लेंगे। क्या निकल जाएगा? उस लाइन का स्लोप। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो हम एक्यूट एंगल लेंगे और आगे में माइनस साइन लगा देंगे। क्लियर है? चलिए, अब अगर कर्व होगा तो कर्व पर कैसे स्लोप निकालेंगे? स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल से ही हम लोग देखते हैं। इधर y है और इधर x है, और यहाँ से मान लो कोई ग्राफ ले लिए, ऐसे मान लो कर्व है, और इसके हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर A और यहाँ पर B कह देते हैं। A पॉइंट पर स्लोप निकालना है। A पॉइंट पर क्या निकालना है? स्लोप। तो समझो बढ़िया से, जिस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है उस पॉइंट पर आप टेंजेंट डालेंगे।
टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वैसा स्ट्रेट लाइन होता है जो कि इसी पॉइंट को टच करेगा, कर्व को उस पॉइंट पर कट नहीं करेगा। कहीं और कट कर सकता है कि नहीं? तो और कट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस पॉइंट पर आपको निकालना है स्लोप, उस पॉइंट को कट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें टेंजेंट डालना है। कैसे डालेंगे बताओ? ऐसे तो नहीं डालेंगे, यहाँ तो कट कर जाएगा। तो एक ही ऑप्शन हमें समझ में आ रहा है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे टच कराते हुए, ऐसे इस पॉइंट को टच कराते हुए पास करती है, और ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसका टेन लेंगे, तो इस पॉइंट का क्या निकल जाएगा? स्लोप। तो स्लोप तो एम से डिनोट करते थे, तो एम इंटू ए लिख देते हैं और स्लोप एट पॉइंट ए हो जाएगा। इसको आप क्या लिखेंगे? tan थीटा ए। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब हम अगर बी पॉइंट पर निकालना है हमें स्लोप, किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। क्या करेंगे हम? इस पॉइंट पर क्या डालना है? टेंजेंट। क्या डालना है? टेंजेंट। तो यहाँ पर टेंजेंट डालो, ऐसे टेंजेंट डाल दिए। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसका टेन लेंगे। तो इस पॉइंट का अगर हमें स्लोप देखना होगा तो क्या लिखेंगे? tan थीटा बी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? क्लियर है ना? अब ये बताओ कि जब यहाँ से यहाँ गया है तो हम दो पॉइंट लिए और दोनों पॉइंट पर टेंजेंट तो निकाल लिए। एक पॉइंट थोड़ा सा नोट करके आप याद रख लो, अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो स्लोप का वैल्यू इंक्रीज करेगा। इफ थीटा इंक्रीजेज देन स्लोप इंक्रीजेज। अब थीटा तो एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो, थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो स्लोप इंक्रीज करेगा। तो ठीक है, हम लोग देख लेंगे ना यहाँ पर, थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप कैसे इंक्रीज करेगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तब तो थीटा इंक्रीज करेगा, है ना? तो tan थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज करेगा, ये समझ में आता है। जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम कंपेयर करें तो किस पॉइंट पर स्लोप ज़्यादा होगा? ए पॉइंट पर ज़्यादा होगा कि बी पॉइंट पर ज़्यादा होगा? तो देखो किस पॉइंट पर एंगल ज़्यादा बना है, तो बी पॉइंट पर एंगल ज़्यादा बना है ए के रिस्पेक्ट में, इसलिए बी पॉइंट का स्लोप जो होगा वह ए पॉइंट के स्लोप से ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? लिख लो यहाँ पर, यहाँ लिखे हैं ना, तो इसको लिख लेते हैं। सिंस थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए, सो एम बी जो होगा, एम बी मतलब स्लोप एट पॉइंट बी, ये ग्रेटर होगा एम ए से। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको दिखा देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल में भी ये ट्रू है। ऑब्ट्यूज एंगल वाला बना करके हम दिखा रहे हैं आपको, पहले यहाँ तक तो नोट कर लो आप। और इतना याद रखना, थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो अगर मान लो इस तरह से कहीं ग्राफ हम लोग दे दे, इस तरह से ग्राफ, जैसे y और x हो गया, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज का साइन है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल थोड़ा और हम समझाएं तो कहें कि अगर मान लो यहाँ पर VT ग्राफ दे देते हैं, समझो यहाँ से, ये तो समझ में आया कि जैसे जैसे ये लाइन ऐसे कर्व इंक्रीज कर रहा है, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, इसलिए स्लोप का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करते जाएगा। जब भी इस टाइप का ग्राफ आपको मिले तो समझ लेना स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। थोड़ा इसको एग्जाम्पल में हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं फिजिक्स के टर्म में।
जैसे मान लो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका बताओ स्लोप क्या देगा? अभी तो बताए थे v इक्वल टू क्या होता है ds/dt, और ds/dt क्या इंडिकेट करेगा? स्लोप। इसका मतलब अगर यहाँ पर कर्व होगा तो उसका स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो चलो मान लो ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये बताओ कि ये थ्रू आउट वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें स्लोप क्या हुआ है? इंक्रीज किया है, इसीलिए यहाँ पर थ्रू आउट वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इस ग्राफ में हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वह कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्लियर ना? चलिए और भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर VT ग्राफ दे दिए। ग्राफ ऐसे है, बताओ यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है ये ग्राफ? ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका स्लोप कैसे लिखेंगे? dv/dt, और ये dv/dt क्या देगा? एक्सेलरेशन। अब ये बताओ कि ये थ्रू आउट जो है वह स्लोप इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? तो स्लोप तो इंक्रीज कर रहा है ना। स्लोप अभी तो बताया था इसमें इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन जो होगा वह कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज। क्या होगा? कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज। तो दिमाग में एकदम बैठा दो कि इस तरह जो कर्व रहेगा ना उसमें स्लोप हमेशा इंक्रीज करेगा। समझने का सोचने की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए, आप एकदम रट्टा मार लो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट कर्व लेते हैं और समझते हैं स्लोप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इधर y हो गया और इधर x हो गया। अब हम लोग एक कर्व लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें तुम्हें बताना है कि स्लोप क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो हम दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर पॉइंट A मान लो और यहाँ पर पॉइंट B मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों जगह हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ? जिस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है वहाँ पर क्या करते हैं? टेंजेंट डालते हैं। टेंजेंट क्या होता है? वैसा स्ट्रेट लाइन है जो कि जिस पॉइंट पर आपको निकालना है उसे सिर्फ टच करेगा, उसको कट नहीं करेगा। और ये टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगा उसका टेन लिया जाएगा, तो इस पॉइंट का स्लोप मिलेगा। तो अगर ए में यहाँ पर बताया तो कितना बताओगे? tan θ a। क्लियर है? चलिए अब हमें ए बी पॉइंट पर बताओ तो स्लोप कैसे निकालोगे? यहाँ टेंजेंट डालना है ना। बताओ क्या होता है टेंजेंट? टेंजेंट वैसा स्ट्रेट लाइन है कि जिस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है उसको सिर्फ क्या करेगा? टच करेगा, उस पॉइंट को कट नहीं करेगा। कर्व को कट करेगा कि नहीं करेगा? कर्व को कट कर सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना है उस पॉइंट को सिर्फ टच करना चाहिए, उसको कट नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से टेंजेंट डाल दिए। अब यहाँ पर जो एंगल बना
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका क्या निकालेंगे, tan निकालेंगे, तो ये tan थीटा बी हो गया। अब यहाँ से फिगर से देख करके बताओ कि किसका वैल्यू ज़्यादा है, बी का या थीटा ए का, थीटा बी का ज़्यादा है या थीटा ए का। तो आप साफ साफ देख सकते हो गला में क्रास हो रहा है, सिंस थीटा ए क्या है, ग्रेटर है ना, थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी, दैट इज थीटा बी लेस देन थीटा ए। मतलब जैसे जैसे ऐसे बढ़ रहे हैं थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करेगा तो स्लोप भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर एम बी जो होगा वह लेस देन एम ए होगा। क्लियर है ना, आ रही बात समझ में। तो बताओ जब इस तरह से कर्व दिया रहेगा तो उसमें स्लोप क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ये हो गया y और इधर हो गया x। अगर इस तरह का कर्व कहीं भी देखो तो समझ लो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है, आई बात समझ में। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा और रिलेट करते हैं प्रॉब्लम में। चलो आगे बढ़े, तो कुछ एग्जाम्पल बताओ हमें। इधर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और इस तरह से कर्व दिया हुआ है। बताओ इसमें इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप कैसे लिखेंगे, ds बाई डी टी, और ds बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अब इस तरह का ग्राफ है तो इसमें स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब स्लोप डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेंगे, है ना, डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मान लो यहाँ पर बीटी ग्राफ दिया हुआ है और इस तरह का कर्व कहीं दिखे तुम्हें, तो इसका स्लोप क्या लिखोगे बताओ, dv बाई डी टी ना, और dv बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। अब इसमें बताओ क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वह डिक्रीज करेगा। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट कर्व समझते हैं हम लोग। एक पॉइंट और समझ ले, अगर मान लो y और x है और इसमें कोई स्ट्रेट लाइन आ गया, बताओ इसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो इस स्ट्रेट लाइन में कहीं भी पॉइंट आप लोगे तो टेंजेंट डालोगे तो यही लाइन आएगा, और अगर यही लाइन आता है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगा वो हर एक पॉइंट के लिए सेम होगा। डेट इज यहाँ पर स्लोप अगर लिखे dy बाई डी एक्स टेन थीटा, तो हमेशा क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। क्या होगा, थीटा सेम रह जाएगा ना, तो स्लोप यहाँ जो हो जाएगा ये हो गया कांस्टेंट। स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो एसटी ग्राफ है और एसटी ग्राफ में हम यह स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रहा है,
क्या इंडिकेट करेगा? तो सबसे पहले बताओ एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्लोप कैसे लिखोगे? तो ds/dt, और ds/dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। और अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका स्लोप, तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मान लो ये VT ग्राफ है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दे दिए, इसका स्लोप क्या इंडिकेट करेगा? इसका स्लोप कैसे लिखेंगे? dv/dt ना, तो dv/dt को क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन। dv/dt क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। बताओ इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा या जीरो होगा? तो इस लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कांस्टेंट। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो हम आपको 3 ग्राफ बताएं, इस तरह से आपको बताएं, ऐसे डायरेक्टली ऐसे स्लोप बढ़ रहा है, ऐसे घट रहा है, सीधा ऐसे कांस्टेंट। एकदम इसको रट्टा मार करके याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे ऐसा। प्रॉब्लम में स्लोप को हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। चलो, अभी तक तो हम स्लोप जो दिखा रहे थे आपको, जिसमें थीटा क्या बन रहा था? एक्यूट एंगल बन रहा था। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री। अब थोड़ा थीटा ऑब्ट्यूज वाला दिखाते हैं। एक पॉइंट और इसमें नोट करके आप याद रखेंगे, इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, देन स्लोप कैसा हो जाएगा? स्लोप हो जाएंगे पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट में, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, देन स्लोप जो होगा वह नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि tan ऑब्ट्यूज एंगल में हो जाता है, tan नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक आ रही बात समझ में? चलो, तो थीटा अगर एक्यूट मतलब लेस देन 90 बना, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। थीटा ऑब्ट्यूज बना मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। अब हम लोग स्लोप इंक्रीजिंग पढ़ लिए, स्लोप डिक्रीजिंग पढ़ लिए और स्लोप कांस्टेंट पढ़ लिए। कब पॉजिटिव होगा स्लोप, कब नेगेटिव होगा स्लोप, ये हम लोग समझ चुके हैं। अच्छा, एक पॉइंट और देखो, अगर थीटा का वैल्यू 0 डालो या फिर 180 डिग्री डालो, तो अगर स्लोप हम कहेंगे तो tan थीटा होता है ना, तो 0 भी डालेंगे तो 0 हो जाएगा और 180 डिग्री भी डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा अगर 0 बन रहा है या फिर 180 डिग्री बन रहा है, तो वहाँ पर स्लोप जो होगा वह कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? 0। और एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो बताओ कितना हो गया? tan 90। tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड, है ना, इनफाइनाइट कह देते हैं। tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर स्लोप जो हो जाएगा वह इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो थीटा एक्यूट होगा तो पॉजिटिव, थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव, थीटा 0 या 180 डिग्री बनेगा तो स्लोप 0, अगर थीटा 90 डिग्री बना तो स्लोप इनफाइनाइट। इंक्रीजिंग का मतलब ऐसे स्लोप, ऐसे कर्व, डिक्रीजिंग का मतलब ऐसे कर्व, और स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। चलो, इतनी बात को एक एग्जाम्पल में हम लिखते हैं और उसमें सारे चीज़ आप बताओ स्लोप के बारे में।
तो स्लोप के बारे में एक एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रहे हैं। अच्छा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कैसे लिखोगे बताओ। तो स्लोप तो लिखेंगे dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है ना। तो इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, समझो इसको। ग्राफ हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। ओ ए बी सी, हमें बताना है कि ओ ए रीजन में, अच्छा इसका VT ग्राफ है, स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब बताओ कि ओ ए रीजन में एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो ओ ए रीजन में देखो, अगर टेंजेंट हम लोग डालेंगे ऐसे, एंगल कितना बनेगा, एक्यूट। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेगा ना। पहले ओ ए सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका स्लोप VT ग्राफ है, स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब यहाँ पर ओ ए सेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम अगर कहीं भी इस सेक्शन में टेंजेंट डालें, जैसे मान लो ऐसे डाल रहे हैं, कैसा एंगल बन रहा है, एक्यूट। एक्यूट बन रहा है, इसका मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो ओ ए लाइन में एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या होगा, ये स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना, स्लोप इंक्रीज करने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज करना। तो यहाँ पर पॉजिटिव तो होगा ही, और एंड लिख लो, या एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग भी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ए बी सेक्शन देख लेते हैं। ए बी सेक्शन में बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट या वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या बताना है। तो ओ ए में बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है। तो एक्सेलरेशन जो होगा इसमें वह होगा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन बताओ कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ओ ए सेक्शन में आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, और अभी समझाएं कि स्ट्रेट लाइन किसको इंडिकेट करता है, कांस्टेंट स्लोप को। तो VT ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ए बी सेक्शन जो है वह स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, स्लोप कांस्टेंट है। अब BC बताओ, BC में अगर टेंजेंट डाल के देखो यहाँ पर, तो पता चलेगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव हो रहा है। तो अगर यहाँ हम टेंजेंट डालें, तो टेंजेंट तो समझा चुके हैं, इस पॉइंट को सिर्फ क्या करेगा, टच करेगा, यही तो एंगल बनाया। ये एंगल बताओ एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है। एक्यूट है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसमें भी एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपको इस तरह का डायग्राम अभी समझाए हैं। उसमें स्लोप क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक क्या क्या समझाए हैं समराइज कर देते हैं। देखो, पहली पॉइंट, डिफरेंशिएशन का जो भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो स्लोप है। जैसे y और x ग्राफ है तो स्लोप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स। st ग्राफ है, बताओ स्लोप क्या लिखेंगे, ds बाई डी टी। और ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी।
मान लो बीटी ग्राफ है तो स्लोप क्या लिखोगे, dv/dt क्या देता है, एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन फॉर्म हो या डिवीजन फॉर्म हो और तब प्रॉब्लम आ रहा है ग्राफ का, तो समझ में आ जाना है कि यहाँ पर हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। क्लियर बात। चलिए उसके बाद बताए हैं कि अगर थीटा एक्यूट होगा तो स्लोप होगा पॉजिटिव, थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप होगा नेगेटिव। थीटा अगर 0 हो जाएगा या फिर 180 डिग्री होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। और अगर थीटा जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इस तरह से अगर कर्व दिया हुआ मतलब स्लोप इंक्रीजिंग होगा, अगर इस तरह का कर्व है मतलब स्लोप कांस्टेंट होगा, और अगर इस तरह का स्लोप है इसका मतलब, इस तरह का कर्व है इसका मतलब स्लोप डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन का कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल पॉजिटिव कह सकते हो, या मान लो वाई एक्स है तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसका टेन लेंगे तो उस लाइन का क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। क्लियर है, तो इतना हम समझते हैं कि आपको स्लोप तो क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़े हम। अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए थे उसमें थीटा क्या था, एक्यूट स्लोप में। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिसमें थीटा ऑब्ट्यूज होगा। तो स्ट्रेट लाइन में तो डिस्कस कर ही लिए थे कि ऑब्ट्यूज बनेगा, इसका मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम बिगर वाला एंगल नहीं कैलकुलेट करेंगे, स्मॉलर वाला जो एंगल मिलेगा उसका क्या लगा देंगे, tan लगा दे करके आगे नेगेटिव लगा देंगे, स्लोप मिल जाएगा। अच्छा, अब समझते हैं कि कर्व के केस में अगर ऑब्ट्यूज बनता है तो कैसे डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। थोड़ा समझ लो। यहाँ पर मान लो इस तरह से कर्व बना दिया और इसमें हमें 2 पॉइंट दिखाना है और देखना है कि इसका स्लोप क्या होगा। तो अगर ए पॉइंट पर अगर देखेंगे हम तो यहाँ टेंजेंट डालो ऐसे, यही एंगल बनेगा थीटा ए। बी पॉइंट पर अगर देखना है आपको तो बी पॉइंट पर भी हम देख लेते हैं। बी पॉइंट पर, तो अगर बी पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना है तो यहाँ टेंजेंट डालना है, इस पॉइंट को केवल टच करेगा, कट करेगा नहीं। ये एंगल थीटा बी। क्लियर है। अब ये बताओ कि कहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा। तो पहले तो पॉइंट लिखवा चुके हैं कि अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब उसमें थीटा दोनों हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी बन सकता है ना। दोनों ही केस में ट्रू है। समझो ना, हम समझा दे रहे हैं ना। यहाँ पर ए पर ज़्यादा एंगल बन रहा है कि बी पर ज़्यादा बन रहा है, तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि बी पर एंगल ज़्यादा है ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बी पर एंगल ज़्यादा है ए के रिस्पेक्ट में, तो बी का जो स्लोप होगा वह ज़्यादा होगा ए के स्लोप से। थोड़ा अटपटा टाइप का लग रहा है, देखने से लग रहा है कि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और यह मैथमेटिक्स बता रहा है कि बी पॉइंट का स्लोप जो होगा ए पॉइंट के स्लोप से ज़्यादा होगा। इसका मतलब इधर की ओर बढ़ोगे तो स्लोप क्या होगा, स्लोप इंक्रीज करेगा। स्लोप क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
तो इसमें इस तरह से जा रहा है, मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है। चलिए मैथमेटिकली देख लेते हैं कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो हम दो एंगल लेते हैं, बी पर ज़्यादा है ना ए के रिस्पेक्ट में, तो मान लो ए का एंगल जो बना है वह 120 बना है। कितना बना है? 120। और बी का एंगल जो मान लेते हैं वह ज़्यादा है, मतलब 135 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों जगह पर स्लोप किस में ज़्यादा होगा। तो अगर ए पर स्लोप निकालना है ए में, तो क्या लिखोगे? tan थीटा ये लिखेंगे ना, तो ए में कितना हो जाएगा ये बताओ? tan 120 डिग्री। अच्छा tan 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60। और तुम जानते हो tan 180 माइनस थीटा इज कर लो क्या हो जाता है? माइनस tan थीटा। तो ये माइनस tan 60 हो जाएगा। और 60 का जो वैल्यू होता है ना tan 60 वह √3 हो जाता है, तो ये माइनस √3 हो गया। ठीक है। अब थोड़ा बी पर देखो तो क्या मिलेगा? ये हो गया tan थीटा बी। तो tan थीटा बी अगर लिखोगे तो कितना लिखना पड़ेगा ये बताओ? 135 लिखेंगे ना, और इसको क्या लिखेंगे बताओ? 180 माइनस 45 डिग्री, है ना। और tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है? माइनस tan थीटा। अब ये बताओ कि यहाँ पर कितना आया? -1। अब तुम ही डिसाइड कर लो कि किसका वैल्यू ज़्यादा है, -√3 का या -1 का। क्लियर है? ऑब्वियसली है कि -1 ज़्यादा है किससे? -√3 से। क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग एक क्वेश्चन एराइज कर ले कि मॉड की बात कर दे, किसका बात कर ले? मॉड का। इसका मतलब दोनों में मॉड लगा दो, मतलब एम ए का मॉड का मतलब कितना हो जाएगा? √3। और एम बी का मॉड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 1। अब ये बताओ कि किसका वैल्यू ज़्यादा हुआ? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए का जो वैल्यू है वह एम ए का वैल्यू जो है वह एम बी के वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मॉड में जो है ए पॉइंट का स्लोप ज़्यादा है, बी पॉइंट का स्लोप कम है। इसका मतलब अगर मैथमेटिकली हम बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो स्लोप क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? स्लोप इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम फिजिकल सिचुएशन लगा देंगे, फिजिकल सिचुएशन मतलब मॉड, मतलब एक्चुअली जो आ रहा है, तो मॉड अगर लगा देंगे तो ए पॉइंट का स्लोप ज़्यादा होगा, बी पॉइंट का स्लोप कम होगा। इधर की ओर आएगा तो स्लोप क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब मान लो यहाँ पर एस टी ग्राफ दे देते। कौन सा ग्राफ दे देते? एस टी ग्राफ। और इस तरह से कर्व दिया होता तो स्पीड क्या होता है ये बताओ? स्पीड तो वेलोसिटी का मॉड होता है। स्पीड क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? तो यहाँ का स्लोप ज़्यादा है, यहाँ का स्लोप कम है। देखो मॉड में बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ का स्लोप ज़्यादा है, यहाँ का स्लोप कम है, तो ये इसका स्पीड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल में अगर मैथमेटिकली आपसे कोई पूछे, साफ साफ समझ करके रखो, अगर कोई मैथमेटिकली पूछे तो अगर थीटा ज़्यादा बन रहा है ऑब्ट्यूज में भी, तो स्लोप वहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन उसका मॉड कहेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। मॉड कहेंगे तो रिवर्स होगा। जब भी हम फिजिकल सिचुएशन कहीं कंसिडर करेंगे तो हम मॉड करके ही बात करेंगे। क्या करके बात करेंगे? मॉड। जैसे स्पीड की बात करोगे तो यहाँ पर स्पीड √3 ज़्यादा है या फिर 1 ज़्यादा है? ऑब्वियसली है कि √3 ज़्यादा है, मतलब ए का स्लोप ज़्यादा होगा बी के स्लोप से। तो जब भी हम लोग फिजिकल सिचुएशन की बात करेंगे तो वहाँ पर मॉड लगा करके बात करेंगे। अगर मैथमेटिकली हमें कोई पूछेगा तो उसको हम इसी तरह से जवाब देंगे कि थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया यहाँ तक?
मॉड की अगर बात करें ऑब्ट्यूज में तो याद रखना उल्टा हो जाएगा, थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मॉड की बात कर रहे हैं। ऐसे मैथमेटिकली याद रखना है, थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप इंक्रीज करेंगे, है ना। और ऑब्ट्यूज में इतनी बात याद रखना है कि अगर ऑब्ट्यूज में बात कर रहे हैं कि अगर मॉड में बात करोगे तो थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप डिक्रीज करेगा। क्लियर है। अब चाहो तो इसको लिख देते हैं नोट करके। इफ एंगल इज ऑब्ट्यूज, if angle is obtuse, then if theta increases, then slope increase, but mod of slope decrease। क्लियर है। तो हम समझते हैं कि आपको स्लोप निकालने आ गया है ना।